नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी मैथ्स के 2018 के फिजिक्स सेक्शन को। केमिस्ट्री का सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का, वो भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन 1 आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्टेड to half of its radius without any change in its mass and shape, the duration of day instead of 24 hours will be। तो ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स की बात की गई है। तो जैसे कि दोस्तों जब वो अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो होगा क्या कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अर्थ का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा तो 24 आवर्स होते थे दिन में, ये बाई 4 यानी कि 6 आवर्स हो जाएंगे आपके एक दिन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज गिवन। और आपको बताना है कि कितना वाटर राइज करेगा। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हाइट राइज इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। यहाँ पर s जो होता है आपका वो होता है सरफेस टेंशन, cos थीटा। अगर एंगल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। रो आपका डेंसिटी हो जाएगी वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आर आपका रेडियस है और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप इसको वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एच का वैल्यू आपका जो आएगा वो आ जाएगा 30 mm आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। एट T डिग्री केल्विन अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ गैस ओबेज मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज स्पीड पार्टिकल की बनानी है। तो अगर आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर होता क्या है, जो एवरेज स्पीड होती है पार्टिकल की वी एवरेज, उसका फॉर्मूला होता है √8 kT अपॉन m पाई। √8 kT अपॉन m पाई आता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If 15 gram of air is heated from 0 degree centigrade to 5 degree centigrade at constant volume by adding 150 calories of heat, the change in internal energy of air will be। change in internal energy of air की बात किया गया है, तो change in internal energy आप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू, डेल्टा Q का वैल्यू हो जाएगा 15 यानी कि जितनी आपकी जो है गैस है इनटू आप कर देंगे 0.2 और इंटू 5। यहाँ पर 5 मतलब ये जो है 5 चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर आपका हो जाएगा 5। और 0.2 क्या है आपका? 0.2 आपका स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप स्पेसिफिक हीट का यूज़ करते हुए कांस्टेंट वॉल्यूम जो CV होता है उसका यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को लगाओगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा ये 15 कैलोरीज पर ग्राम आ जाएगा, 15 कैलोरीज पर ग्राम। हमने क्या किया, चेंज इन एनर्जी को निकालने के लिए मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया और चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.2 आपका स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 आपका जो 5 डिग्री है ये चेंज इन टेम्परेचर है। 15 जो है आपका ग्राम वॉल्यूम, आपका 15 ग्राम ऑफ एयर पहले से ही गिवन है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट नहीं है? द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये बिल्कुल सही है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, ये भी बात बिल्कुल सही है।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए गलत है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो जीरो हो जाती है, मिनिमम रहती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम रहती है और आपकी जो सेंटर पोजीशन है वहां पर मैक्सिमम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आर x1 and x2 with velocities u1 and u2 respectively, the time period t, the time period t of the oscillation is, फिर से मैं रीड कर देता हूँ, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस if the distance of the particle from equilibrium position are x1 and x2 with the velocities u1 and u2 respectively, the time period t of the oscillation, टाइम पीरियड t आपको कैलकुलेट करना है। तो और एसएचएम का केस है तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेके आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इक्वेशन आपकी क्या क्या बनेगी, वेलोसिटी और x1 के टर्म में इक्वेशन बनेगी एक आपकी u1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और एक इक्वेशन बनेगी u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इक्वेशन ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 फ्रॉम 2 माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा u1, या फिर इन दोनों को 1 माइनस 2 कर देंगे तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा के टर्म में इक्वेशन आपकी जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो आपका 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। यहाँ से आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर पाओगे, यहाँ से टाइम पीरियड आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल सिंपल है, देखो दोस्तों मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, इसलिए आपने दो इक्वेशन जो है डिराइव की, दो इक्वेशन लेट की, u1 और x1 और u2 और x2 के टर्म में, ओमेगा आपकी जो एंगुलर मोमेंटम था और यहाँ पर a जो था एम्पलीट्यूड था, इसके टर्म में दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों को सॉल्व किया और ओमेगा का वैल्यू फाइंड किया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड डिराइव कर लिया और टाइम पीरियड का वैल्यू जो है आपका इतना आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर प्लेस्ड इन एन evacuated vessel maintained at a temperature of 27 degrees centigrade. The temperature of first body is 327 degrees centigrade and that of second body is 227 degrees centigrade. The ratio of heat loss from two bodies is approximately. रेशियो पूछा है हीट लॉस का, तो यहाँ पर मैं ऊपर करके दिखाता हूँ इसको। होता क्या है, लैम्डा इंटू जो टी होता है ये आपका वैल्यू कांस्टेंट होता है, टी आपका ये टेम्परेचर होता है और लैम्डा जो होता है वो हीट चेंज होता है। यहाँ से आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये चेंज इन टेम्परेचर की बात है और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा आपका 327 माइनस 27 अपॉन 227 माइनस 27, ये हो जाएगा 300 अपॉन 200, तो रेशियो आपका बन जाएगा 3:2 का। 3:2 आपका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड इज इतना, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड आपसे पूछा है, तो यहाँ पर होगा क्या कि इंक्रीज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 हो जाएगा। ये अल्फा क्या है, अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है और डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टाइम पीरियड है, ये स्मॉल टी इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ये चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। ये स्मॉल डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और यहाँ पर इंटू 100 वही वैल्यू आ गई। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶
इंटू चेंज क्या है 10 डिग्री का और इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा प्लस में 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग, द स्पीड ऑफ ईच वेव इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ईच वेव हैज सेम एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। रिजल्टेंट वेव का आपको इक्वेशन देख के इसमें से गैस करना है। तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा आपका, कॉम्बिनेशन के बाद जो आपकी वेव फॉर्म होगी वो आपकी इस फॉर्म में रहेगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में वो आएगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट k भी आएगा फेज बताने के लिए, और k का वैल्यू आपका 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लैम्डा आपको गिवन है, तो यहाँ पर k का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 6, और ये k का वैल्यू आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर k आएगा और kt और कॉस ओमेगा टी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6 साइन पाई टी बाई 3 कॉस पाई बाई 3 इंटू एक्स। ये आपका इक्वेशन हो जाएगी जो आपका रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, आप मैच करा देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू स्ट्रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ आर स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन, if their cross sectional diameter are in the ratio of 3:2, the ratio of their fundamental frequency will be। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको रेशियो पूछा है, आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2:3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन द केस ऑफ open organ pipe. If the length of closed organ pipe is 30 cm, the length of open organ pipe is। closed का आपको देखिए और open का पूछा हुआ है दोस्तों, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। इसके लिए जो आपकी इक्वेशन बनेगी closed के केस में, closed के केस में आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2p - 1 इंटू म्यू अपॉन 4l डैश। यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन के लिए p का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, और जो क्लोज्ड के ये आपका क्लोज्ड के लिए इक्वेशन है। ओपन के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपकी, ओपन के लिए इक्वेशन होगी वो n न्यू अपॉन 2l हो जाएगी, ये हो जाएगी ओपन के लिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन जो बनेगा फाइनल आपका जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा आपका 4/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ के केस में। यहाँ पर l डैश और l है, इसका रेशियो लेकर आप इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो l का वैल्यू आपका 4/3l हो जाएगा। L यहाँ पर जो है L ये होगा, L डैश ये होगा। L डैश आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ है और L आपका ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ है। यहाँ पर L का वैल्यू 4/3 और ये गिवन है क्लोज के लिए 30, इसको सॉल्व कर देंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने जानते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ये रिलेशन होता है, p = 2 होता है फर्स्ट ओवरटोन के लिए दोनों ही केसेस में, और यहाँ पर भी 2 होता है। ये ओपन के लिए है, ये क्लोज के लिए, इन दोनों का रेशियो हमने ले लिया तो L डैश और L के टर्म में एक इक्वेशन बन गई, और L डैश का वैल्यू आपको गिवन 30 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इफ द स्लिट विड्थ इज d एंड लाइट यूज्ड हैज वेवलेंथ लैम्डा, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको उससे बता दूं, जो एंगुलर विड्थ होती है उसका वैल्यू होता है λ/d, λ/d आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड ऑफ एरिया of cross section A is L if it contains n turns, its self inductance is। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है आपसे सोलिनॉइड के लिए, तो सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो आपका होता है μ0 n² πr² अपॉन L। ये जो πr² ये एरिया हो जाएगा A के टर्म में, इसको A के टर्म में लिखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा μ0
एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये ऑप्शन आप सर्च करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्टेज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज के टर्म में। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने थ्योरी पोर्शन को सही से पढ़ा होगा तो ये रिलेशंस बुक्स वगैरह में भी दिया रहता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टू पीसेस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 and diameter in the ratio of 2:1. If these are stretched by the same force, their elongation will be in the ratio. elongation का रेशियो पूछा है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों होता है कि अगर सेम मटेरियल के दोनों वायर हैं, वायर अगर सेम मटेरियल की हैं तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, यंग्स मॉडुलस आपका सेम हो जाएगा। अब यंग्स मॉडुलस सेम हो गया तो पहले के लिए आप इक्वेशन बना लीजिए यंग मॉडुलस के टर्म में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स भी इक्वल लग रही है तो F अपॉन L1 अपॉन चेंज इलांगेशन मतलब चेंज इन लेंथ आपसे पूछा है, डेल्टा L अपॉन F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन L1। दूसरे के लिए इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ A1 हो जाएगा, ये वो हो जाएगी F अपॉन A2 अपॉन डेल्टा L1, यहाँ पे डेल्टा L2 अपॉन L2। अब ये दोनों इक्वल है, यानी कि F अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू F अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन डेल्टा L1। F से F कट जाएगा, आपको सब चीज़ें गिवन है रेशियो के टर्म में, उसको आप कैलकुलेट करके पुट करेंगे वैल्यू को, और डेल्टा L अपॉन डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का रेशियो फाइंड कर लेंगे आराम से। इसका जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1:8, 1:8 आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16, एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ h मच लेस देन r e रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज दैट ऑफ डेप्थ d इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ d विल बी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जितना ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू gm² अपॉन r² होता है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर इसके थ्रू दो इक्वेशन बन जाएगी, g इज इक्वल टू ऊपर जाने पे gm² अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर, और नीचे जाने पर ये 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, इसको हम डेप्थ मान लेते हैं, तो gm² अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और स्मॉल h और d में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो d का वैल्यू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन 2, h अपॉन 2 आपका d का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हम जानते हैं कि g का जो फॉर्मूला होता है वो gm² अपॉन r² होता है। एल्टीट्यूड पे हाइट पे जाने पर जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या चेंज होता है वो हम लिख लेंगे, और डेप्थ में जाने पे जो चेंज होता है वो लिख देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि कंडीशन के हिसाब से दोनों इक्वल हैं, और दोनों को इक्वेट करने के बाद d और h में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो d आ जाएगा आपका d इज इक्वल टू h अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज 25% एंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज, सिंक का टेम्परेचर पूछा है, एफिशिएंसी आपको दिया है, तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी 25% है, यानी कि इसको अगर हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 T2, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है दोस्तों ये आपके डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको आपको केल्विन में चेंज करना होगा 273 ऐड करके, इसको 273 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 600, ये हो जाएगा आपका 600, और 600 ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप 600 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा आपका 450 केल्विन, 450 केल्विन आ जाएगा। 450 केल्विन को आप फिर से आप चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में 273 माइनस करके, तो ये आपका हो जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड,
177 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन द नेटवर्क शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों होगा क्या, इस जंक्शन को ध्यान से देखिए। तो ये जो बीच में जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर करंट का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट वापस चला जाएगा। तो इसको आप जो है अलग भी कर सकते हैं। तो होगा क्या, इसको आप अलग करके ऐसे करके लिख देंगे, और नीचे वाले को भी सिमिलरली ऐसे करके इसको यहाँ से अलग कर देंगे। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये 3 है आपका, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, 6 है, 4 4 ये आपस में सीरीज में होगा, और ये 3 के पैरेलल में होगा। 2 और 6 भी आपस में सीरीज में होगा, ये 6 के पैरेलल में होगा, और जो इफेक्टिव दोनों का ऊपर नीचे आएगा ये एक दूसरे के पैरेलल में होगा। ऐसा करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका ये 24/7 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज टू स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इज 20 वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम दिस मेटल सर्फेसेस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वोल्ट के टर्म में जो होता है वो होता है E × V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E क्या होगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1.6 × 10⁻⁹, और वोल्ट जो होता है ये Vs होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज आपका 20 गिवन है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.2 × 10⁻−18। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला होता है E × Vs। E क्या होता है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और Vs होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3.2 × 10⁻18 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 2 किलोवाट एंड 250 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एलिमेंट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी। आपको वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर आपको पावर दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है कि कितना रेजिस्टेंस है उसका। तो P = होता है V²/R। यहाँ से R आप कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा V²/P। V²/P करेंगे यानी कि 250 × 250/2000। ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 625/20। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 31.25 ओम आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। चार्ल्स लॉ कब काम करता है किसी भी आइडियल गैस पे? तो चार्ल्स लॉ में होता क्या है दोस्तों कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है तभी वो काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, आइसोबैरिक चेंज में वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म म्यू = 1.5 with equilateral principal section. The angle between the incident and emergent rays will be। तो दोस्तों होगा क्या कि अगर किसी भी प्रिज्म के फेस पर जब आप इक्विलेटरल प्रिंसिपल सेक्शन पर आप लाइट डालते हो, रे डालते हो, तो होता क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपका इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल = I + E - A। ए यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये डेल आपका क्योंकि चेंज हुआ नहीं, 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपका यहाँ पर 60 डिग्री है। तो यानी कि होगा क्या, एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स rated 1 kilowatt and 500 watt at 220 volt are connected in parallel across electric supply of 220 volt, the total power drawn would be। 2 हीटर थे, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये 1 के वाट का हो गया, ये 500 वाट का हो गया, और इसको आपने सप्लाई दे दी 200 वाट की, 220 वोल्ट की। तो होगा क्या कि इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस हो गए, हाई रेजिस्टेंस, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। रेजिस्टेंस के टर्म में इस पावर के इक्वेशन को लिखेंगे तो P = होता है आपका V²/R,
क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन में, तो पैरेलल कंडीशन में होता क्या है, आपकी वोल्टेज की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी। तो P इक्वल टू यहाँ पर वी स्क्वायर R1 हो जाएगा P1 के केस में, और P2 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन R2। अगर R1 R2 के टर्म में इक्वेशन को लिखेंगे तो R1 इज इक्वल टू पहली वाली इक्वेशन से वी स्क्वायर अपॉन P1, और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन P2। क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात आएगी, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में इसको इन्वर्ट करके ऐड करना होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये आपका हो जाएगा P2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस P1 अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P1 प्लस P2। अब ये 1 अपॉन R हो गया, इससे वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगी, तो वी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर पावर इफिशिएंट आ जाएगी, इफेक्टिव पावर वो आपकी आ जाएगी P1 प्लस P2। यानी कि आपकी जो पावर होती है वो किसी भी पैरेलल कम्बिनेशन में जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर आपकी 1 किलोवाट है, और उसको अगर किलोवाट में लिखेंगे तो वो हो जाएगी 0.5 किलोवाट, तो ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 1.5 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v along 45 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देन द पाथ वुड बी। 45 डिग्री पर अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पार्टिकल को छोड़ते हो, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो हेलिकल शेप कर देता है। हेलिक्स का फॉर्मेशन ऐसे से करके वो आगे बढ़ता है, वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है ऐसे करके। परपेंडिकुलर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के तो वो सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, और उससे कम वैल्यू पे रहता है तो वो हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal with kinetic energy E, then its kinetic energy at the topmost point would be। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी काइनेटिक यहाँ पर होगा क्या कि 60 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया है, ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका E/4 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, A particle moves on a circle with angular momentum n. If the frequency of rotation is double, the radius of circle on which the particle is moving is decreased such that the kinetic energy is half. The angular momentum becomes. तो angular momentum होता क्या है कि L is equal to आपका mvr होता है। तो हुआ क्या है, सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया गया, तो इसको काइनेटिक एनर्जी के आप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी होता है, m से आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो m² v² इज इक्वल टू 2km हो जाएगा। p इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2km का रूट अंडर, l का वैल्यू आपका हो जाएगा रूट अंडर 2km इंटू r। काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी डबल की कर गई, फ्रीक्वेंसी भी आपकी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो टाइम पीरियड के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड आपका 1/2 घट गया, और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गई, तो L जो होगा वो आपका 1/2 इंटू 1/2 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा, यानी कि L/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स विल स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। मिनिमम एनर्जी कब स्टोर होगी इसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों होता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का, वो होता है आपका U इज इक्वल टू हाफ CV²। C आपका क्या होता है, वो होता है कैपेसिटेंस, और V आपका वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस। तो इसमें आपको चेक करना है कि किसमें इसका वैल्यू रो होगा, वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगा C की वैल्यू पर, कैपेसिटेंस की वैल्यू पर। कैपेसिटेंस की वैल्यू जिसमें लो होगी, स्टोर्ड एनर्जी उसमें हाई होगी। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर कैपेसिटेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका ऐड हो जाता है डायरेक्टली, और कैपेसिटेंस को हम लोग अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये आपका इन्वर्स होकर ऐड होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे करके। ये बिल्कुल उल्टा पैटर्न फॉलो करता है रेजिस्टेंस का। तो मिनिमम कैपेसिटेंस किस में होगा, सीरीज के कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में आपका मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, और उसी में
मिनिमम एनर्जी स्टोर होगी। तो ऑल 3 इन सीरीज जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 27 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, एन आइडियल गैस हुज इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली टी, पी एंड वी undergoes adiabatic expansion such that final volume becomes 5.66 V while temperature becomes T by 2. The degree of freedom of the molecules of gas will be. डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की गई है और एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो होता क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस में टी वी टू द पावर गामा -1 का वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी इंटू वी गामा -1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर वॉल्यूम आपका 5.66 वी गामा -1 इंटू टेम्परेचर होगा टी बाई 2। टी से टी यहाँ पर ऑलरेडी कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2v गामा -1 इज इक्वल टू 5.66 वी पावर गामा माइनस। इसको आप गामा के लिए सॉल्व करेंगे, गामा का वैल्यू आपका 1.4 के अराउंड आता है। यही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस बताता है मॉलिक्यूल्स की, ये 1.4 के अराउंड है। इसको हम लोग अगर होल नंबर में लिखे तो 2 के अराउंड ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज डबल्ड देन द मोमेंटम ऑफ द फोटोन विल बी। वेवलेंथ को अगर डबल किया जाए तो मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एम वी। ये एम वी मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन पी। इसको p के टर्म में लिखेंगे तो p इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब होगा क्या, ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, p इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। h है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर हो क्या रहा कि ये जो है आपका मोमेंट वेवलेंथ को अगर डबल कर दिया है तो क्या होगा, वेवलेंथ को अगर लैम्डा से 2 लैम्डा कर देंगे तो ये जो आपका मोमेंटम का वैल्यू होगी वो हाफ हो जाएगी। p डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन हाफ ऑफ ओरिजिनल, यानी कि बिकम्स हाफ। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस वायर ऑफ लेंथ l and area of cross section is a. If the Young modulus of wire is y, the frequency of the oscillation of mass produced by stretching the wire vertically downward and releasing it gently will be. तो जेंटली अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो मान लीजिए स्मॉल एल का उसमें चेंज होता है, तो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है f अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, या फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ अपॉन एल इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। स्मॉल एल यानी कि चेंज इन लेंथ होगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कराएगा। एसएचएम का यहाँ पर रूल फॉलो होगा, तो एल का वैल्यू आपका हो जाएगा y इंटू ए अपॉन एल का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा f इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड के लिए आप इक्वेशन को जनरेट कर सकते हो। टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन जो आएगी आपकी वो आपकी आ जाएगी 2 पाई रूट अंडर m अपॉन ये y1। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन टाइम पीरियड के लिए, एसएचएम के लिए। अब इसका जो है आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पर बात हो रही है, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने को बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 1 अपॉन इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई इंटू वाई इंटू ए अपॉन एम इंटू एल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप मैच करा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, वाटर फ्रॉम अ टैप emerges vertically downward with an initial velocity of 1 meter per second. The cross sectional area of tap is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water, the flow is steady. The cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap is 0.15 meter below आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो क्वेश्चन इसको आपको घुमाया जा रहा है, ये फॉर्मूला वही a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से निकलेगा। a1 की यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 4 है, v1 का वैल्यू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, एरिया a2 आपको निकालना है
और V2 आपको पता लगाना है। तो V2 आप कैसे पता लगाओगे? V2 को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो V का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2GS। S का वैल्यू आप 0.15 रख दोगे। G का वैल्यू आप जानते हो, यहाँ पर U का वैल्यू ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर V का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर V का वैल्यू हो जाएगा इस कंडीशन में। तो A2 का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -4/2 और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 × 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 × 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आर 200 and 100 respectively. If this transformer is used in a half wave rectifier and the peak value of AC voltage applied across the primary coil is 314 volt, then the DC voltage produced by half wave rectifier will be. हाफ वेव रेक्टिफायर का कैसे दोस्तों? तो हाफ वेव रेक्टिफायर को इसको सॉल्व करने के लिए आप दो फॉर्मूला का यूज़ करोगे। एक करोगे कि VRMS निकालोगे, इसका वैल्यू आपका V मीन अपॉन 2 के इक्वल होता है, और ये V एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू आपका VM अपॉन पाई का हो जाता है। RMS वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से और VM का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद V एवरेज निकालने के उस VM की वैल्यू को पाई से डिवाइड कर दोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि VM का वैल्यू आ जाएगा आपका 314/√2 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, और इसको फिर से आप डिवाइड कर दोगे 3.14 से पाई का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 70.72 वोल्ट के अराउंड आएगा। इसको राउंड ऑफ करके 70 वोल्ट भी आप लिख सकते हो। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा इज इक्वल टू 0.975 एंड नेग्लिजिबल reverse saturation current is being operated in common emitter configuration if the base current is 250 microampere then the collector current is। अल्फा का वैल्यू देख के आपको कलेक्टर का करंट पूछा हुआ है। तो अल्फा जो होता है, रिलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू होता है IC/IE। ये आपको यहाँ पर कलेक्टर का करंट पूछा हुआ है और आपको यहाँ पर बेस का करंट दिया हुआ है। तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए आपको बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा इज इक्वल टू होता है IC/IB, और बीटा और अल्फा में रिलेशन जो होता है बीटा इज इक्वल टू होता है α/1 - अल्फा। दोस्तों करेंगे क्या कि यहाँ पर बीटा का पहले वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा की मदद से, बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से हम IC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार IC निकल जाएगा तो IC का वैल्यू यहाँ पर रख के IE के वैल्यू निकाल देंगे। ये है इसका प्रोसेस। इतना प्रोसेस करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। 10.45 मिली एम्पियर के अराउंड इसका वैल्यू आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस d. Both the wires have same linear charge density lambda. The force per unit length acting on each wire will be. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ की दो वायर हैं, दोनों करंट कैरिंग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो आपको इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो होगा क्या कि फोर्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे तो F इज इक्वल टू होगा K Q² / D²। K इज इक्वल टू Q² / D²। अब होगा क्या कि Q यहाँ पर चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो डिफाइन नहीं है, और मान लीजिए कि अगर हम लेंथ को डिफाइन करते हैं कि G जो है L लेंथ तक का हम बात कर रहे हैं, तो Q के लिए DQ की वैल्यू बात करें तो DQ डिपेंड कर रहा है L पे, तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा Q × DL। Q का वैल्यू आपका आ जाएगा Q × L के इक्वल। तो यहाँ पर जो F होगा वो आपका हो जाएगा K, दोनों ही केस में Q² L² अपॉन, ये आपका हो जाएगा Q² L² अपॉन Q² L² अपॉन D²। K का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट जो है, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो लैम्डा के टर्म में लाने की कोशिश करोगे। यहाँ पर DL L के टर्म में है, Q/L कर दोगे तो यहाँ पर ये लैम्डा का फॉर्म ले लेगा, और इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि λ² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन D² आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम्स ऑफ लाइट हैव सेम वेवलेंथ एंड
इंटेंसिटीज आर 41 एंड 4i and 9i, ये 41 91 नहीं है, 4i and 9i आर सुपर इम्पोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज ऑफ रिजल्टेंट बीम आर। दोस्तों होता क्या है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। तो यानी कि यहाँ जो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू दी है एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो ये 2 रूट अंडर आई दी रखी है A1 और A2 आपकी दी हुई है 3 रूट अंडर आई। मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये मैक्सिमम निकल जाता है आपका। और मिनिमम निकालने के लिए A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर या फिर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 रूट आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 25i। दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर आई का होल स्क्वायर यानी कि आई। तो मैक्सिमम आपकी 25i होगी और जो मिनिमम होगी वो आई होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है मैं बता दूं, गिब्स फंक्शन जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है ट्रांजिशन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन ए सीरीज LCR सर्किट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस फॉर अ फिक्स्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद। शार्पनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, शार्पनेस जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी फैक्टर पर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका वोल्टेज का रेशियो होता है, वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन वोल्टेज अक्रॉस अपॉन R। तो होगा क्या यहाँ पर, ये R के लिए ये R हो जाएगा और रेजिस्टेंस का भी रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए R हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा L। क्वालिटी फैक्टर आपका डिपेंड करेगा L के टर्म में डायरेक्टली और C के टर्म में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q का वैल्यू कब इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, यानी कि L इंक्रीज करेगा तो Q का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस से शार्पनेस आपकी इंक्रीज करेगी क्योंकि क्वालिटी फैक्टर आपका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफैरेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 6 mm. A copper plate of thickness 3 mm is inserted between the two plates symmetrically. Now the capacitance will be. आप थिकनेस आपको डाल दी गई यहाँ पर 3 mm की, तो आपको कैपेसिटेंस बतानी है। दोस्तों होगा क्या कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस आपकी 6 mm थी। जब इसमें आप एक कॉपर प्लेट डालोगे तो कॉपर प्लेट जब जाएगी तो उसको आप बीच में रखो, किनारे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम इफेक्ट शो करती है। यहाँ पर मान लीजिए आप उसको किनारे मूव करा देते हो तो 3 सेंटीमीटर आपका कवर हो गया और 3 सेंटीमीटर में एज अ डाई इलेक्ट्रिक बिहेव करेगा और बाकी 3 mm में ये आपका डाई इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा और बाकी 3 mm जो है आपका वो एयर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और दोनों कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में तो फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे 1/c = 1/c1 + 1/c2 से। इतना काम आप करोगे तो C इफेक्टिव जो आपका आएगा वो आपका 3 माइक्रोफैरेड के अराउंड आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, द 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस b मीटर आर कैरिंग अ करंट I एम्पियर ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर वायर। दोस्तों हमने पीछे जो क्वेश्चन देखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर था, मगर ये जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड पर है और इसका एक डेरिवेशन भी होता है। अगर डेरिवेशन आपने किया होगा तो फॉर्मूला आपको याद होगा और फॉर्मूला जो होता है इसका म्यू नॉट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस b आर कैरिंग अ करंट I एम्पियर ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर एज। दोस्तों पिछले जो हम लोग क्वेश्चन देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर था, ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। अगर आपने डेरिवेशन वगैरह कुछ पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, जो कि होता है म्यू नॉट I² है। ये डायरेक्टली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है, इसको DF/L के लिए भी फॉर्मूला कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर आपका
एल के केस में यहाँ पर एल जो है बी के इक्वल है, और तो इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज नॉट द बेसिक लॉजिक गेट। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड जॉर गेट। कौन सा बेसिक गेट नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जॉर गेट कोई बेसिक गेट नहीं होता है। बेसिक गेट आपके जो होते हैं वो और एंड नॉट होते हैं, बाकी सारे गेट्स का फॉर्मेशन इन तीनों को जोड़ के किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 है, ए चार्ज पार्टिकल of mass m and charge q is fixed on a smooth horizontal plane surface. A second charge particle identical to the first is projected with velocity v on the same horizontal plane towards the first particle from a long distance. The distance of the closest approach of the second particle to the first particle. Distance of closest approach की बात किया गया है। Distance of closest approach वो distance होती है जब जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल है वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो जितना मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच में रह जाती है टकराने से पहले, क्योंकि टक्कर तो होती नहीं, वो रिपल्सन करते रहते हैं, उस पॉइंट पर जहाँ पर वो रिपल्सन फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी उसकी काइनेटिक एनर्जी के, वहाँ पर जो है वो जो डिस्टेंस बचेगी वो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच हो जाएगी। इसके केस में होगा क्या कि u का वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। r को आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, r जो हो जाएगा वो आपका 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। A lens is formed by pressing mutually two identical plane convex lens of focal length 40 cm. It is used to obtain a real inverted image of same size as the object. The object is placed at a distance of, किस डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे निकालना है। तो दो लेंसेज को अगर आप ज्वाइंट करते हो तो इफेक्टिव फोकल लेंथ उसका जो बनता है वो 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होता है। f का वैल्यू आप जानते हो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/140 प्लस 1/40। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ जो हो जाएगा इसके केस में वो आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर के पे आप इमेज को रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपको रखना होगा, सेम साइज का बनाना है तो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका 2f के इक्वल होता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर पे आप रखोगे तब आपका सेम इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल, रियल और इन्वर्टेड भी बनेगा साथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 In a tuning fork vibrating with 20 centimeter long sonometer wire produces 10 beats per second. If the length of sonometer wire is changed to 22 centimeter, keeping the tension in the wire to be the same, there is no change in the frequency of beats. Change in the frequency of beats. Frequency of tuning fork in hertz should be. अगर आपने सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा या फिर किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख के इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन जो आपकी बनेगी पहले वाले के लिए 10 बीट्स के लिए, तो n ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये इक्वल हो जाएगी, n को मैंने फ्रीक्वेंसी माना, ये 1/2 इंटू 20 रूट अंडर t अपॉन m की इक्वल होगी, और इन 10 ऑसिलेशन की बीट्स को घटा दोगे तो ये 2 इंटू 22 रूट अंडर t अपॉन m की इक्वल हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो n/10 प्लस n-10 विल बी इक्वल टू 22/20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 20n प्लस 200 विल बी इक्वल टू 22n माइनस 220। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 420 और n का वैल्यू आपका आ जाएगा 210। ये n मैंने फ्रीक्वेंसी लेट किया है, तो इतने हर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका इस केस में 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 20 fringes are found to be observed on a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light used is changed, then 30 fringes are found to be observed.
in the same segment of the screen the wavelength of the light used in the case will be. वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको फाइंड करना है, तो होगा क्या दोस्तों, इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू लैम्डा, यानी कि n1 इंटू लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू n2 इंटू लैम्डा 2 होता है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस 20 है, 20 इंटू 600 विल बी इक्वल टू 30 इंटू लैम्डा। इसको आप सॉल्व करोगे लैम्डा के लिए, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 400 nm। ये टेक्निक होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 400 nm आ जाएगा, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, टू ऑब्टेन पी टाइप जर्मेनियम द जर्मेनियम क्रिस्टल मस्ट बी डोप्ड विद पी टाइप जर्मेनियम या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट से डोप कराना होता है। तो ग्रुप 13 का एलिमेंट्स यहाँ पर कौन सा है, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट आपका गैलियम है। तो गैलियम से डोप कराएंगे तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 1000 small droplets of water, each of radius r and having charge q, form a large spherical drop. The electrical potential of large drop at its surface is how much higher than the potential at the surface of small drops. तो पोटेंशियल की बात की गई है, तो पोटेंशियल जो लार्ज ड्रॉप का होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ q अपॉन समेशन ऑफ r होता है, समेशन ऑफ q अपॉन समेशन ऑफ r। तो बिग ड्रॉप के लिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। समेशन ऑफ चार्ज क्योंकि 1000 ड्रॉपलेट्स है, यानी कि 1000 क्यू आपका यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। और समेशन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ आर निकालने के लिए होगा दोस्तों क्या कि वॉल्यूम आपका उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा बड़े वाले ड्रॉपलेट्स के इक्वल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर के टर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10r। तो समेशन ऑफ आर जो हो जाएगा यहाँ पर आप रख दोगे 10r। तो होगा क्या कि ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आपका 100 टाइम्स हो जाएगा स्मॉलर वन के पोटेंशियल के। तो ऑप्शन नंबर आपका 100 टाइम्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज कंट्रोलर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर की तरह कौन बिहेव करता है, तो मैं आपको बता दूं बोरॉन जो होता है ऑप्शन नंबर 3 वो एज अ कंट्रोलर बिहेव करता है। वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कैच करके जो नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कैच कर लेता है, इस वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, दोस्तों मैं बता दूं प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमीटर होता है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमीटर के इक्वल होता है, डायमेंशन के इक्वल होता है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, इसका यूज करके आप इसका निकाल भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट हैज। एक पार्टिकल है उस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उसमें आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। दोस्तों होगा क्या कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप dv/dt कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से वो रोटेट कर रहा है तो dv/dt का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें होगा नहीं। और फिर रेडियल एक्सेलरेशन की बात आती है तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो v/r होता है। तो हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन वो कंटेन करेगा, यानी कि उसमें केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी 2 इनपुट NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ 2 इनपुट OR गेट। कितने नंबर ऑफ NAND गेट लेंगे 2 इनपुट OR गेट बनाने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है अगर हम बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करें। तो बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, हम जो है 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे तो b/a + b का डैश का ये जो डैश हो जाएगा ये आपका a × b के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3 NAND गेट लगेंगे आपको, टोटल 3 NAND गेट रिक्वायर्ड होंगे आपको 2 इनपुट के OR गेट बनाने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यानी कि 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरे फिजिक्स के सेक्शन को डिस्कस कर लिया है 2018 के पेपर के लिए। जो इसका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो भी बहुत जल्द से जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर लिख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।